24 फरवरी 2026 सुबह का वक्त लखनऊ का आशियाना एल सेक्टर। एक घर के बाहर अचानक पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती है। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस पुलिस की एक सीधी एंट्री। और जैसे ही पुलिस घर के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है, उनकी नजर कमरे के कोने में रखे एक नीले ड्रम पर पड़ती है। और उसी पल माहौल बदल जाता है, क्योंकि वो ब्लू ड्रम सिर्फ एक कंटेनर नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज छुपाए बैठा था जिसने कुछ ही घंटों में पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। हेलो अवेयर सोल्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव फ्रॉम शालिनी अनफोल्डेड। वेलकम टू अनदर केस। आज हम खोलने वाले हैं लखनऊ ब्लू ड्रम केस 2026 की वो कहानी जहां सवाल सिर्फ एक है, क्या कोई बेटा अपने ही पिता के साथ इतनी खौफनाक साजिश का अंजाम। इस केस की शुरुआत लगभग 9 साल पहले हो चुकी थी, उसी आशियाना एरिया के एल सेक्टर के वही घर पर जहां रहता था एक फैमिली सेटअप। पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। घर के मुखिया थे मनेंद्र सिंह, जो स्थानीय स्तर पर जाने पहचाने कारोबारी थे। उनकी 4 पैथोलॉजी लैब थे, 3 लीगल शराब की दुकानें, मतलब इनकम स्टेबल थी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लाइफ में कोई भी कमी नहीं चल रही थी। बेटी कृतिका क्लास 11th में थी और बेटा अक्षत जो बीकॉम कर रहा था, लेकिन उसके पति मनेंद्र सिंह उसे नीट की तैयारी करने के लिए कहते हैं। अक्षत ने 12वीं ला मार्टिनियर कॉलेज लखनऊ के पास की थी, फिर कोचिंग ज्वाइन किया, लेकिन 2 बार नीट में फेल हो गया। फिर भी पिता चाहते थे कि वो मेडिकल करे और डॉक्टर बने, लेकिन अक्षत को लगता था कि बिजनेस पहले से ही सेट है, 4 लैब्स, 3 दुकान, तो फिर क्यों इतना पढ़ाई का प्रेशर ले। वह खुद एक लिकर शॉप मैनेज करता था, महीने के 17,000 सैलरी मिलती थी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। घर में टेंशन बढ़ती जा रही थी, एक तरफ पिता का सपना था, दूसरी तरफ बेटी की बेचैनी। लेकिन इससे पहले एक घटना घटी थी जो लगभग 9 साल पहले हुई थी। घर के अंदर एक बड़ा टकराव हुआ था, यानी मनवेंद्र सिंह की अपनी पत्नी के साथ एक ऐसी बहस हुई थी। फिर ऐसा कदम उसने उठा लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि मनवेंद्र सिंह की पत्नी ने सब कुछ छोड़ दिया और दुनिया से विदा ले लिया। हालांकि 9 साल पहले ये घटना घटी थी, जो कि खुलकर के सामने नहीं आई, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने इसे सस्पिशियस माना। खैर, उनके जाने के बाद वह घर वैसा ही नहीं रहा। उनके बेटे और बेटी, जो कि माँ के बिना ही अब बड़े हो रहे थे, अपनी माँ के प्यार को खो चुके थे। बस एक अकेले पिता थे जो खुद भी टूटे हुए थे, इसलिए उन्हें उन हालतों में देखकर उनके रिश्तेदारों ने उन्हें सलाह भी दी कि वह दूसरी शादी कर ले। मतलब लॉजिक साफ था कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, बच्चों को माँ की जरूरत है और उन्हें एक सहारा की। लेकिन मनवेंद्र सिंह ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कोई दूसरी महिला अपने बच्चों को, यानी उनके बच्चों की असली माँ जैसे स्नेह कभी नहीं दे पाएगी। इसलिए उन्होंने अपना सारा फोकस शिफ्ट कर दिया 100% अपने बच्चों और बिजनेस पर। सुबह से रात तक काम करना, बच्चों की पढ़ाई, देखभाल, घर का मैनेजमेंट, सब कुछ संभाल रहे थे। वैसे उनका घर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था, 4 मंजिला एक इमारत, जहां मनवेंद्र जी अपने बच्चों के साथ 3rd फ्लोर पर रहते थे। 2nd फ्लोर पर किराएदारों का कब्जा था और 1st फ्लोर पर मनवेंद्र जी के भाई अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। ग्राउंड फ्लोर एकदम खाली था, जो कि ज्यादातर खाली ही पड़ा रहता था और कभी कभी स्टोरेज या फिर कुछ छोटे मोटे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहने का मतलब है कि सब कुछ ठीक ही था, लेकिन अंदर जो इमोशनल डैमेज था वह कहीं नहीं गया। और कई बार दबा हुआ दर्द समय के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि वह दिशा बदल देता है। और शायद वही असुलझा दर्द आगे चलकर एक ऐसी घटना में बदलने वाला था जिसने पूरे शहर को शॉक में डाल दिया। 21 फरवरी 2026 की सुबह जब मनवेंद्र सिंह के भाई आशियाना स्थित उस घर पर पहुंचे, तो माहौल नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर बेचैनी की एक हल्की परत साफ महसूस हो रही थी। जहां घर में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने 19 वर्षीय भतीजे अक्षत प्रताप सिंह से सीधा सवाल किया, तुम्हारे पापा कहाँ हैं और कब लौटने वाले हैं। तब अक्षत ने बिना किसी हिचकिचाहट से जवाब दिया कि 20 फरवरी की सुबह लगभग 6 बजे पापा दिल्ली निकल गए थे और उन्होंने कहा 21 फरवरी की दोपहर तक वापस लौट आएंगे। अब यह बात सुनने में भले ही सामान्य लग रही थी, लेकिन कुछ अजीब था, क्योंकि मनवेंद्र सिंह के तीनों मोबाइल नंबर एक साथ ऑफ आ रहे थे। अब वही मनवेंद्र सिंह, जो कि वर्षों से बिजनेस के कारण लगातार फोन ऑन रखते थे, कभी भी एक साथ तीनों नंबर बंद नहीं रखते थे। इसलिए उनके भाई को यह बात खटकी और उनके अनुभव से उन्हें कुछ अनहोनी का अंदेशा मिला।
जबकि अब तक 21 फरवरी की दोपहर बीत चुकी थी, लेकिन ना कोई कॉल आई, ना कोई लोकेशन अपडेट मिली, जिससे घर का माहौल अब धीरे धीरे तनाव में बदलने लगा। इसलिए उसी दिन मनवेंद्र सिंह के भाई ने पर्सनल स्तर पर खोजबीन शुरू की, क्योंकि उनके मन में कई पॉसिबिलिटीज घूम रही थी। क्योंकि वो एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनके 4 पैथोलॉजिक लैब्स थे, 3 शराब की दुकानें चलती थी, तो कहीं किसी के साथ कोई पुराना विवाद या फिर किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। और जब 21 फरवरी की रात तक भी संपर्क नहीं हो पाया, अगले दिन सुबह 22 फरवरी को अक्षत और उसके चाचा दोनों आशियाने थाने पर पहुंचे और वहां मिसिंग पर्सन की शिकायत दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। लेकिन फैमिली और नेबर्स को लगा कि इस केस की सीरियसनेस के मुताबिक उतना एक्शन स्पीड में नहीं है। इसलिए इस फ्रस्ट्रेशन के बीच अक्षत ने खुद डिजिटल लेवल पर पहल करते हुए पापा लौट आउट टाइटल वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया, जिसमें आसपास के लोगों को ऐड कर दिया गया और उस ग्रुप में अपने पिता की रीसेंट कुछ फोटो डाली और वहां तीनों एक्टिव नंबर डाले जो लास्ट तक एक्टिव थे। साथ में कुछ बाकी डिटेल्स उस ग्रुप में सर्कुलेट होती है। और 22 फरवरी का पूरा डे पास हो चुका है, लेकिन ना कोई कॉल ट्रेस हुआ, ना कोई डायरेक्ट आई विटनेस सामने आया, जिससे यह तनाव बढ़ता चला गया। और 23 फरवरी को नेबर्स, रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स सामूहिक रूप से इकट्ठा हो गए और पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस पर प्रेशर डालना शुरू किया, क्योंकि अब सिचुएशन सिंपल मिसिंग कंप्लेंट से कई ज्यादा आगे बढ़कर एक हाई प्रोफाइल मिसिंग केस में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो इसलिए सबसे पहले पुलिस ने लास्ट लोकेशन निकाली, जहां पता चलता है कि उनकी आखिरी लोकेशन एक अरोसा भरोसा जगह के नाम पर दिखाई दे रहा था। उनके घर से वह करीब 22 से 23 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके अलावा घर के ठीक साइड में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। जब उसकी फुटेज चेक की गई तो देखा गया 19 से 20 फरवरी की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास मनवेंद्र जी किसी शादी से लौट रहे थे। उनकी गाड़ी पार्क होती दिखाई पड़ी। वह घर के अंदर जाते हुए दिखाई पड़े, लेकिन सुबह 6 बजे के आसपास उनके बाहर निकलने का कोई प्रूफ नहीं मिला। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले अक्षत से पूछताछ की, क्योंकि वह भी उस समय घर पर ही था। और जब अक्षत ने स्टेटमेंट दिया, जो कि शुरू में काफी क्लियर था और नॉर्मल भी लग रहा, जिसके बाद पुलिस अरोसा भरोसा लोकेशन पर पहुंची, जो आखिरी लोकेशन बताई जा रही थी। लेकिन वहां ना कोई फोन मिला और ना कोई ट्रेस, ना कोई लीड, जो कि केस को उसी दिशा में आगे लेकर जा सके। इसके बाद फिर से बार बार अक्षत से पूछताछ की गई। किसी से उनकी कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन कोई लेना देना या फिर कुछ ऐसा जो वो नहीं बता रहा है। पर यहाँ पर अक्षत कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा था जो इस केस को बाहरी दिशा में लेकर जा सके। लेकिन अब जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती गई, पुलिस को अक्षत पर डाउट होने लगा। जब उस पर दबाव बढ़ता है तो उसकी स्टेटमेंट में हल्के हल्के बदलाव आने लगते हैं। हालांकि उसके चेहरे पर कोई नर्वसनेस और ना कोई डर था, बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। और फिर जब पुलिस ने अक्षत की लास्ट लोकेशन चेक की, यानी उस दिन की, जो सामने आया वह चौंकाने वाला था, क्योंकि अक्षत की लोकेशन और मनवेंद्र जी की लास्ट लोकेशन उस दिन उसी जगह पर एक साथ मौजूद बताई जा रही थी, मतलब अरोसा भरोसा नाम की उस जगह पर। तब अक्षत काफी डरने लगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब जो सामने आने वाला है, उसने जो सोचा है वो आसान नहीं है। फिर फुटेज, लाइव लोकेशन, सब कुछ पुलिस के सामने था, जो कि सच सामने आने वाला था। अब उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तभी अक्षत ने अपने अंकल को बुलाया, जो कारोबार में पार्टनर थे। उसने अपने अंकल को कुछ बताने की कोशिश की। वह काफी डर गया था। उसने कहा कि अब मैं सच बताना चाहता हूँ कि मेरे पापा ने खुद से ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन यह बात किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि दोस्त, पड़ोसी, उनके साथ के कारोबारी, वह सब जानते थे कि वह किस तरह के इंसान थे। वैसा कदम उठा ही नहीं सकते थे। तो यह सुनकर सबके मन में एक सवाल फिर उठा, अगर यह बात सच है कि उन्होंने खुद से ये फैसला किया होगा, तो फिर उनका शव कहाँ है? और अगर नहीं, तो अक्षत इतना डरा हुआ क्यों है? खैर, अब इसकी स्टेटमेंट के बाद वह काफी ज्यादा उलझ गया था। इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए, जिसका जवाब वह नहीं दे पाया। और फाइनली उसने बातों को ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा घुमाते हुए कबूल कर लिया कि जो भी कुछ हुआ है उसी ने अपने पिता के साथ किया है। फिर 24 फरवरी की सुबह पुलिस दोबारा उसी घर पर पहुंची, लेकिन इस बार अक्षत हथकड़ियों में था। उसे घर के अंदर ले जाया गया। वहां खड़े होकर उसने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया, किस तरह से उसने सब कुछ किया है।
दरअसल इसकी शुरुआत लगभग 4 साल पहले हुई थी, यानी कि 2022 के आसपास, जब अक्षत उस समय पर घर से भाग गया था क्योंकि उसके पिता उसे जबरदस्ती नीट करवाना चाहते थे। बार बार नीट की तैयारी के लिए कहते थे, लेकिन अक्षत का उसमें मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, बल्कि वह चाहता था कि अपने पिता के साथ बिजनेस में अपना हाथ बटाए। उसके कहे मुताबिक उसके पास ढेर सारे आइडियाज भी थे, जो कि वह अपने पैथोलॉजी की लैब बंद करके उसी जगह पर रेस्टोरेंट खोलने का प्लान बताया था। और यह बात वो अपने पिता से कहता है कि मेरे पास पूरा बिजनेस मॉडल तैयार है, जो कि काफी अच्छा खासा चलेगा। जबकि उस समय उसकी उम्र, यानी 4 साल पहले उसकी उम्र करीब 15 साल की रही हो। तब उसने 6 पेज का एक लंबा लेटर लिखा। उसमें सब कुछ डिटेल में बताया कि वह क्या चाहता है, और एक पूरा बिजनेस प्लान भी तैयार कर छोड़ दिया। और फिर घर से भागकर चुपचाप कानपुर चला गया, जिसके बाद वो उसके पिता को यह बात पता चला। बेटा घर छोड़कर भाग गया है, तो उसके पिता बहुत ज्यादा परेशान हुए। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जब नहीं मिला और उसके दोस्त से जब बातचीत हुई, तब उन्हें पता चला कि उनके दोस्तों को पता है कि वो कहाँ है, जबकि उसके दोस्त अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे, बार बार मना कर रहे थे। तब उसके पिता ने उसके दोस्त को डराया, वह कहते हुए, अगर पुलिस केस हुआ तो तुम पर भी इल्जाम लगेगा। इसलिए डर के मारे उसके दोस्त भी बता देते हैं कि अक्षत कानपुर में है। फिर उसी दोस्त से उसे फोन करवाया जाता है और अक्षत को किसी बहाने से किसी तरह जैसे तैसे करके घर ले आया जाता है, जहां उनके दोस्त ने उनके पिता को समझाते हुए कहा कि अपने बेटे को इतना प्रेशर में ना डाले, नहीं तो वो और भी ऐसी चीजें करेगा, ऐसी हरकतें करेगा। फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन घटना से 1-2 महीने पहले की बात है, जब पूरी फैमिली वैष्णो देवी गई हुई थी। उसी दौरान घर से कुछ गहने गायब हो गए थे, जहां सबको यही लगने लगा कि चोरी हुई है। उसकी काम वाली बाई ने की होगी, यानी वो जो काम करने आती थी उसी ने चोरी की होगी। जहां पुलिस कंप्लेंट भी होती है, पूछताछ भी होती है, पर हैरानी की बात तब होती है जब थोड़े दिनों बाद वह सारे गहने घर में वापस पाए जाते हैं। तब सबको एहसास होता है कि शायद यह काम अक्षत ने ही किया है। और फिर आई वो खौफनाक रात, जब करीब 1:30 बजे के आसपास मनवेंद्र जी एक शादी से घर लौटे। पहुंचते ही अक्षत और उसके पिता में काफी बहस छिड़ जाती है। जैसे कि अक्षत ने पुलिस को बताया, पिता ने अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर उठा ली थी, शायद उसे मारने या उसे डराने के लिए। वह बस उसकी नीट और उसकी पढ़ाई को लेकर की, जबकि अक्षत को वो नहीं करना था। लेकिन पिता उसे मेडिकल करवाना चाहते थे। और अब वो आखिरी बार था जहां बात इतनी इंटेंस हो गई थी कि अक्षत ने वही राइफल अपने पिता से छीनी और उसके पिता के कनपट्टी पर रख कर ट्रिगर कर दिया। और हाँ, उस वक्त अक्षत की बहन यानी कृति भी वहीं पर थी। वह अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन गोली की आवाज सुनकर वह बाहर आ गई और उसने देखा कि पिता की लाश वहीं पड़ी हुई है। तब अक्षत ने उसे धमकाया, डराया कि अगर उसने कहीं भी कुछ भी बोला तो फिर शोर मचाया तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अवेयर रहिए। मिलते हैं अगले केस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।